नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हफ्ते के आखिरी दिन मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी sharmilajoshi.com से शर्मिला जोशी। शर्मिला, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी आपकी स्क्रीन पर आएगा और हो सके तो फिर बाद में ऊपर टॉप पे भी सबसे ऊपर स्क्रीन के ये दिखाते रहिएगा। रीच आउट करिएगा। आज तो नहीं, अगले हफ्ते फिर से आपकी भेजी हुई सारी क्वेरीज को हम सॉल्व करवाएंगे। हफ्ते का आखिरी दिन और जाते जाते थोड़ा सा मूड बिगड़ता हुआ। अच्छा मोमेंटम पकड़ा था हमने इस हफ्ते, 3 दिन बैक टू बैक तेजी, और उसमें खासतौर पे ट्यूसडे और वेडनेसडे तो बहुत अच्छा मोमेंटम था। कल भी इनफैक्ट बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहे थे हम। 18,135 तक के लेवल्स तक गए थे इंट्राडे में। हाँ, ये बात अलग थी कि एक्सपायरी रिलेटेड करेक्शन आया और ठंडे पड़ के बंद हुए, फिर भी इन ग्रीन हुए। पर आज तस्वीर कल और आज के बीच में बदल गई है। यूएस में कल फाइनली प्रेशर आया। हमने अच्छा आउट परफॉर्मेंस इसलिए दिखाया था बजाय इसके कि इवन हमारा भी मॉनेटरी पॉलिसी हॉकिश थी। ब्याज दर में बढ़ोतरी एज एक्सपेक्टेड हुई, गवर्नर साहब हॉकिश साउंड कर रहे थे, फिर भी तेजी हुई। वो इसीलिए हो रही थी क्योंकि ग्लोबल मूड माहौल बहुत बढ़िया था कल। लेकिन यूएस में फाइनली एक बढ़िया करेक्शन आया, बढ़िया प्रॉफिट टेकिंग आई कह लीजिए। 1.25 से 2.25% तीनों बेंचमार्क्स करेक्ट हुए क्योंकि वहां के कुछ डेटा ऐसे आए जिससे बाजार अब घबराने लगा है। जैसे कि वहां की वो जॉबलेस क्लेम्स का आंकड़ा, वहां पे जो होलसेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा होता है जिसे वो पीपीआई कहते हैं, एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा आ गया, उससे अब डर लग रहा है। ऊपर से फेड के काफी सारे ऑफिशियल सी कमेंट्रीज डरा रही हैं जो शायद अब इंडिकेट कर रही हैं कि 50 बेसिस पॉइंट्स के हाइक की जरूरत पड़ेगी। कहां बाजार मान रहा था हम इस टर्मिनल रेट की तरफ बढ़ गए, यानी कि इस साइकिल में जो दरें बढ़ रही थी उसके एकदम ऊपरी पड़ाव पे आ गए। अब कंफ्यूजन हो गया है। 25 बेसिस पॉइंट हम मान रहे थे अगली पॉलिसी, अब 50 का तड़का आ रहा है। इन्फ्लेशन का भूत वापस लौट रहा है। ये सब कंसर्न्स हैं जो माउंट हो रही हैं। यूएस में करेक्शन आया और अब हम ग्लोबल क्यूज के तर्ज पे वीक हैं। कल 135 का भाव देखा था हमने, 18,135 करेक्ट होके 18,035 पे बंद हुए। आज वो 18,035 वाला 17,950 के नीचे चला गया है। निफ्टी आधे % का दबाव और प्रेशर लीड कर रहा है निफ्टी बैंक। ये वो पॉकेट है जो कल एक्सपायरी के दिन आखिरी आधे घंटे में सबसे ज्यादा करेक्ट हुई थी। निफ्टी बैंक ने कल भी अंडर परफॉर्म करा था, 100 पॉइंट गिरा था। आज 500 पॉइंट की कमजोरी, दिन के लोज पे निफ्टी बैंक इस समय कामकाज कर रहा है। और दिखाइए एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट निफ्टी की, तो आपको समझ में आएगा वो बैंकिंग मेजर्स किस तरह से इस समय दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। कैसे वो आईसीआईसीआई बैंक, कैसे वो एचडीएफसी बैंक, ये सब प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो वो पिछले कुछ दिनों के सपोर्ट में जो खड़े हुए स्टॉक्स थे वो सब प्रेशर में आते हुए, बैंक्स और फाइनेंशियल की वीकनेस अपनी जगह, इन्फोसिस वगैरह क्योंकि नैस्डैक वीक है, ये पॉकेट भी थोड़ी आज पस्त पड़ी हुई। अदरवाइज यही पॉकेट थी आईटी की, रिलायंस की, जो सपोर्ट कर रही थी मार्केट्स को। थोड़ी सी तस्वीर बिगड़ती हुई। चलिए, दिक्कत भरा है लेकिन ये सब तो मार्केट्स अपडेट चल रहे हैं, बढ़िया तरीके से आपकी स्क्रीन पे आते रहेंगे। अच्छा, वो ब्रेकिंग न्यूज कल शाम को जो सीएनबीसी आवाज ने अलग से मेंशन करा था, एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि मिंडा कॉर्प प्रिकॉल में स्टेक लेने की तैयारी कर रही है। आज सुबह कई सारे लार्ज ट्रेड हुए थे तब हम चर्चा कर रहे थे, अब तो कंफर्मेशन आ गया, मिंडा कॉर्प ने 15.7% स्टेक एक्वायर कर लिया। तो सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव पे मोहर लगती हुई सबसे पहले इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म ने आपको उस डील का अपडेट दिया था। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। हमें आज लखनऊ जाना है, पुणे जाना है और भिलवाड़ा जाना है, और सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप सबका स्वागत है। लखनऊ से रश्मि गुप्ता आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। रश्मि मैम नमस्कार, गुड आफ्टरनून। रश्मि मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरा सवाल है सर कि मुझे सर अतुल ऑटो और गुजरात पीपावाव। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है रश्मि मैम, बोलें। हेलो, हाँ सर, अतुल ऑटो। हाँ हाँ, हेलो मैम आप बोलते रहो, आवाज आ रही है। अतुल ऑटो और गुजरात पीपावाव, क्या हुआ इनको? ये लिया हुआ है, क्या है सीन, क्या है? नहीं नहीं सर मुझे ये खरीदना है, तो मैं किस लेवल पर लूं? और मैं 6 महीने से 1 साल तक रख सकती हूँ सर। क्यों डिसाइड किया? पहले गुजरात पीपावाव पे आता हूं। क्यों डिसाइड किया गुजरात पीपावाव?
चुना कैसे, ये दो स्टॉक्स कैसे चुन के लेके आए आप? सर अतुल ऑटो तो अभी सर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बजट में बताया तो उस वजह से मैंने सेलेक्ट किया है सर। हम्म। और गुजरात पीपल आपको मैंने बहुत दिनों से आपसे ही सुन रही हूँ सर, इसलिए। मुझसे सुन रहे हो? अच्छा, ठीक है। रिजल्ट्स आए थे वाकई, पीछे कुछ दिनों में रीरेट हुआ है, इसीलिए वो रिजल्ट्स पे शायद मेंशन हुआ होगा चैनल पे, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा एक्टिवली ट्रैक नहीं होता है। एक पहले अभी ले लेता हूं, एक थोड़ी देर से लौट के आता हूं। गुजरात पीपावाव, क्योंकि इसकी अभी बात हुई तो शर्मिला, गुजरात पीपावाव लंबी अवधि तो नहीं कहूंगा, ये तो 6 से 12 महीने, मैं 12 महीने वाला पकड़ लेता हूं, 1 साल का टाइम फ्रेम पकड़ लेता हूं। गुजरात पीपावाव में करना क्या चाहिए? अच्छा, दायरे में है ऑफ लेट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक्शन अभी हाल फिलहाल पिकअप हुआ है, आज भी मजबूत है जब बाजार कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे हैं। दरअसल कुछ समय हो गया, वैसे कुछ ट्रेडिंग सेशंस पहले मेरे ख्याल से इसके रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स वाकई बहुत अच्छे थे, ऑपरेशनली भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था, टॉप लाइन बॉटम लाइन एक्सपेक्टेशंस को बीट कर गई, इसीलिए शायद हरकत में आया। पर ये क्या वाकई लॉन्ग टर्म के लिए 12 महीने के टाइम फ्रेम के लिए अट्रैक्टिव पिक है कि नहीं? क्या रश्मि मैम को खरीदना चाहिए? शर्मिला, आपके रडार पे है? नॉट ऑनेस्टली, लेकिन क्योंकि क्वेरी है मैं आंसर कर रही हूँ, और जैसे कि आपने कहा रिजल्ट्स अच्छे हैं। हाँ। और अच्छे रहने की उम्मीद भी है, क्योंकि अच्छा। उन्होंने टर्मिनल इट्स बिकम कंप्लायंट, तो वहां से उनके लिक्विड वॉल्यूम्स अच्छे रहने की उम्मीद है। सो आई थिंक वो ले सकती है। आई थिंक माय टारगेट वुड बी क्लोजर टू 110। 110 मतलब बेसिकली वो 52 हफ्तों के हाईज जो हैं, 52 वीक हाईज, मेरे ख्याल से उन्हीं जोन्स के आसपास है। लेना है तो अच्छा, 99 तो आ ही गया है, आने वाले समय में 110 तक के लेवल जाता हुआ नजर आएगा, तो आपके वो 6 महीने के टाइम होराइजन में एक बढ़िया पिक हो सकता है, अच्छे नीट रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। ये अच्छे नंबर्स, अच्छा पेरेंटेज है, वैसे बिजनेस अच्छा है, नंबर्स पिकअप हुए हैं, और शिमला के लिए आने वाले समय में भी रिजल्ट अच्छे रहेंगे। तो मैम चाहें तो दाव लगाएं, लेकिन 110 तक के लक्ष्य के लिए ये अप्रोच करिए। अगले स्टॉक पे आता हूं, पहले मैं पुणे जा रहा हूं, समीरा जी स्क्रीन पे पुणे से जुड़ती हुई। समीरा मैम नमस्कार, गुड आफ्टरनून मैम। समीरा मैम, आपकी क्वेरी कौन सी मैम? मुझे ये जानना था कि जब लास्ट ईयर LIC के जो IPO जो अलॉट हुए थे, तो मुझे 15 अलॉट हुए थे एट द रेट ऑफ 904, लेकिन 1 साल होने को आ गया है, और अभी अगर देखने जाएंगे तो आज 603.4 चल रहा है, तो मैं बहुत मतलब लॉस में चल रही हूँ फिलहाल। तो LIC में हम सब रिटेल ऐसा लग रहा है शर्मिला फंसे हुए हैं। जो इस भाव पे दिया गया था लिस्टिंग के बाद, वो भाव तो नदारत रहे, कभी स्क्रीन पे दिखे नहीं। बीच में कुछ होप्स जागी थी जब ये स्टॉक रिकवर हो रहा था लोअर लेवल से, अब वो फिर फिजल आउट हो रहा है, फिर 52 हफ्तों के लोज के आसपास आता हुआ, और अभी का रीसेंट ट्रिगर बना इसके खराब नतीजे, चाहे वो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस हो या उसका मार्जिन हो, सब दबाव में आते हुए। LIC में हम IPO के फंसे हुए रिटेल करें क्या? 300 रुपए हमारी खरीद से नीचे है आज। Yes, and I think it's unfortunate, जैसे कि आपने कहा कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही इसमें अप्लाई किया था, गिवन कि हम सबके पास एक LIC की पॉलिसी रहती है। तो यही हुआ है स्टॉक के साथ। आई थिंक जब उनका लिस्टिंग हुआ तब मार्केट कुछ खास अच्छा नहीं था, और हमने देखा कि उस दौरान जो कोई IPO लॉन्च हुए उनका इतना प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। और जैसे आशीष ने बिल्कुल सही कहा, बीच में से लग रहा था जो उनके फर्स्ट हाफ के नतीजे आए उनसे होप जागी थी, क्योंकि वहां पर उनका बिजनेस काफी ठीक ठाक नजर आ रहा था। लेकिन 2 कंसर्न्स फिलहाल आए हैं। एक तो देयर एक्सपोजर टू द अडानी ग्रुप, वहां पर एक करेक्शन हुआ, और नतीजों के बाद एक करेक्शन हुआ। सो आई जस्ट फील कि ये रॉन्ग प्राइस होगा अभी आपको एग्जिट करने के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जिस तरह का बिजनेस वो ग्रो कर सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में, जिस तरह की पॉसिबिलिटी है इंडिया में, वो काफी है, और उस तरह से वो अपने आप को पोजिशन भी कर रहे हैं कि किस तरह के बिजनेसेस जहां पर मार्जिन बेहतर हो उनको चेज करना एक्सेट्रा। और जो बजट में नेगेटिव आया, वो LIC इज द लीस्ट इंपैक्टेड फ्रॉम ऑल द लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनके लिए एक मार्जिनल इंपैक्ट रहेगा। तो इन सब चीजों को देख के मुझे लगता है कि ये समय पे आप एग्जिट नहीं ले। 900 मेरे हिसाब से बहुत दूर है, लेकिन मेरे हिसाब से काफी जो नेगेटिव्स है वो अभी के प्राइस में वैल्यू हुई है। सो आई थिंक कंटिन्यू टू होल्ड द स्टॉक। ठीक है, तो जो दिक्कतें हैं ऑलरेडी भाव में आई हैं, आपने काफी पेन देख लिया है मैम, होपफुली लेवल से बहुत ज्यादा के डाउनसाइड अब ना खुले, अब चलेगा। आपका भाव तो बहुत दूर है, 600 वाला अगर 900 जाना है तो उससे तो बहुत मीनिंगफुल अपटिक्स दिखाने आप जानते हो, थोड़ा सा अनलाइकली सिनेरियो है, लेकिन इस समय बेचना नहीं है। अब यहां से शायद अच्छी चाल दिखाए LIC, तब रिविजिट करेंगे इसको। भिलवाड़ा से अरुणा जेटलिया जी स्क्रीन पे। अरुणा मैम गुड आफ्टरनून।
अरुणा Good मैम, आपकी afternoon. पहली क्वेरी कौन सी मैम? मेरी पहली क्वेरी ये है कि मेरे 19 कंपनीज के ऐसे शेयर्स हैं जो डीलिस्टेड हो चुके हैं, तो जैसे अब मेरे को उसमें कहीं क्लेम हो सकता है या वो वेस्ट ही जाएंगे? जैसे कोई नाम बताएं, कौन सा हो गया, ऐसी कौन सी कंपनियां हैं? मेरे पास एग्रो डच है, गीतांजलि जेम्स है, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी है, मार्स सॉफ्टवेयर, मैकडोवेल वाह, होल्डिंग्स, ये सब डीलिस्टिंग वाले कैसे आपके पास आ गए? अच्छा, हाँ? इनमें बाकी तो एक्टिवली नहीं पता, लेकिन हेक्सावेयर तो मुझे याद पड़ता है 2020 में डीलिस्ट हुआ था। हाँ, जब आप एक्टिवली तो ये ट्रैक सब नहीं मेरे करते पास अपने काफी पोर्टफोलियो टाइम को क्या? पहले से लिए हुए हैं। हाँ, ये विदाउट स्टडी के ले लिए थे मैंने शुरुआत में, तो वो तब से ही चल रहे हैं और अब मैंने लिए हैं, हाई रेट पे थे, लेकिन अब वो कोई 2 रुपए आ गया, कोई 10 रुपए से आ गया, कोई 4 रुपए आ गया, नहीं तो हम ऐसा आ जब गया है। तो शेयर मुझे अब बाजार में इनको घुसते हैं छोड़ तो देना थोड़ा सा चाहिए क्या? नहीं, हम सिर्फ पढ़ के डालते नहीं है, डालने के बाद हमें एक्टिवली कभी कभी जा जाके चेक करना चाहिए। हेक्सावेयर की डीलिस्टिंग बेरिंग्स ने करी थी 2020 में, अगर मैं सही हूं तो 2020 में फिर ये वॉलंटरली एक्सचेंजेस से हटा दिया गया था। आमतौर पे डीलिस्टिंग के बाद भी हम लोग शेयर सरेंडर कर सकते हैं, पर वो कहा जाता है 1 साल का समय होता है प्रमोटर्स के पास, हम शेयर होल्डर्स जाएंगे तो वो ऑब्लिगेशन के अंदर होते हैं कि वो पैसा लौटाए हमको। पर आज तो 2.5-3 साल हो गया, अब मुझे नहीं पता कैसे रिविजिट करा जाए। क्या शर्मिला जी, प्रोसीजर क्या है? 1 साल का विंडो तो शायद होता है उस डीलिस्टिंग प्रपोजल के बाद भी, कि जब प्रमोटर्स ऑब्लिगेशन में होते हैं। अब हेक्सावेयर का पैसा कैसे निकालूं मैं? उन्होंने ना 2-3 स्टॉक्स की बात की है, तो पहले मैं उसका एड्रेस करती हूँ। जैसे कि आपने कहा कि हेक्सावेयर जो जुलाई में डीलिस्ट हुआ था, और बाकी के जो केसेस है उनका मेरे हिसाब से सबका अलग अलग रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये देखना पड़ेगा आपको कि किस वजह से वो डीलिस्ट हुआ है। तो हेक्सावेयर की जैसे एक वॉलंटरी डीलिस्टिंग थी, और तो उसमें मुझे लगता है कि आपको कुछ तो मिल सकता है। मेरे हिसाब से एक विंडो रहती है कि जब वो शायद महीने में एक बार या 2-3 महीने में एक बार इस तरह के दे डू कम एंड बाय फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स, तो उस तरह की प्रक्रिया करते हैं, यानी काफी कंपनीज करती है। मेरे पास भी इस तरह के शेयर्स रहे हैं एंड आई हैव बीन एबल टू सेल देम। तो मेरे हिसाब से अगर आप रजिस्ट्रार्स को लिखे तो वो आपको कुछ ना कुछ इसमें गाइडेंस दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हेक्सावेयर के लिए आपको शायद एक एग्जिट मिल सकता है, बट अबाउट द रेस्ट आई एम अ लिटिल डाउटफुल। ये गड़बड़ हो गया मैम। ये सच है कि आज भी आप लीगल ओनर हो, आपके पास राइट्स हैं, पर उसका करेंगे क्या हम डील एस्टेट कंपनी का? एक बार रजिस्ट्रार को लिखो मैम, थोड़ा सा चिट्ठी पत्री करना पड़ेगा हमको, फॉलोअप करना पड़ेगा, अपना पैसा निकालने की थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। होपफुली रजिस्ट्रार्स आई एम श्योर रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर ऐसी कोई विंडो साल में खुलती है, प्लीज उस विंडो का फायदा उठाते हुए ये शेयर्स प्रमोटर्स को दें, उसी भाव पे, होपफुली वो जिस भाव पे डीलिस्ट हुआ था वो भाव का आपको पैसा मिल जाना चाहिए। पर थोड़ा सा अब अपने को एक्टिव रहना पड़ेगा, अपने एटलीस्ट स्टॉक्स के बारे में रह के टटोलते रहने का, खबरें क्या आ रही हैं। हम कई साल लंबे सरसे बाद जाते तो इस तरह की दिक्कत आ जाती है, बिना बात के चिट्ठी पत्री और सरदर्द बढ़ गया आपका, उस टाइम पे सरेंडर हो जाते तो पैसा भी आ जाता और टेंशन खत्म हो जाती। खैर, अच्छा, अगला कौन सा स्टॉक ले रही हो आप बता दो, हम लोग को पता चल जाएगा डीलिस्ट होने वाला है। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे को आपसे ही जानना था कि आप जो ले रहे हो डीलिस्ट हो जा रहा है, तो मैंने कहा अच्छा मैं लौटता हूं अगली क्वेरी के लिए आपके। रश्मि मैम, आपने अगला सवाल, एक तो गुजरात पीपावाव था, दूसरा कौन सा स्टॉक उठाया था? सर अतुल ऑटो। ये क्योंकि ईवीज की बात हुई बजट में, आपने अतुल ऑटो को जीरो इन करा है। सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सुना था इसलिए सर। ये अच्छा है, अतुल ऑटो चुना आपने ईवीज का सुन के। अतुल ऑटो ऐसा नहीं है कि ईवी में नहीं है, इसके 3 व्हीलर, मेरे को याद पड़ता लास्ट टाइम जब इसके सीएफओ से बात हो रही तो 3 व्हीलर में कुछ ईवी का चल रहा था इनका भी, लेकिन अतुल ऑटो ये जरूर है कि बहुत फटा है। 1 साल का चार्ट उठाइएगा जरा, मुझे याद पड़ता है जब विजय केडिया साहब ने स्टेक एक्वायर करा था, उसके बाद से अतुल ऑटो के तो वारे नारे हो गए हैं। पिछले कुछ महीनों में दोगुना हो गया है, अपने ईयर हाइज के आसपास आके खड़ा हुआ है। शर्मिला, ये केडिया साहब क्या आप 3 व्हीलर का धंधा, गुजरात का मार्केट, बेंगलुरु जैसे कुछ स्पेसिफिक मार्केट, बहुत ज्यादा इसके 3 व्हीलर्स दिखते नहीं है, जहां है, लेकिन उस टाइम पे ये OEM 400-500 करोड़ रुपए में अवेलेबल था, पर आज फट गया है। आज तो 800-900 करोड़ की कंपनी है। क्या अतुल ऑटो लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव बेट है? क्या ईवी में प्ले करने के लिए इससे बेहतर विकल्प है? हाँ सर, इसके अलावा सर। हाँ, मैं वही बताएं सर, मैं आपका रिफ्रेज ही कर रहा था सवाल को। हाँ, तो जैसे कि आपने कहा कि मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत जो 2 व्हीलर की ईवी स्टोरी है वो डिस्टर्ब हुई है,
क्योंकि जिस तरह की बैटरी स्पॉट फायर एक्सेट्रा उस तरह की खबरें चली, वहां से हमने देखा है कि जितनी गाड़ी की ईवी की स्टोरी पॉजिटिव लोग लेते हैं और उसको जिस तरह से फॉलो करते हैं, तो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में थोड़ा सा उससे कम इंटरेस्ट है। हैविंग सेड दैट, आई थिंक इवन इन द ऑटो एंसिलरी स्पेस अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से उनो मिंडा इससे ज्यादा बेहतर स्टॉक है। ये भी 2 व्हीलर ईवी में इनका प्रेजेंस है, लेकिन उनका बाकी का भी जो बिजनेस है इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर स्विचेस एक्सेट्रा, तो वो जो कहते हैं ना कि एक गाड़ी में आप कितने सारी चीजें प्रोडक्ट्स उनके लगेंगे, तो वो उनका जो निकलता है वो काफी अच्छा है और आई थिंक कंपनी भी अच्छी कर रही है। सो आई वुड प्रेफर एक्चुअली उनो मिंडा टू अतुल ऑटो अगर आपको इसी 2 व्हीलर वाले ईवी में जाना है। नहीं तो आई थिंक अगर आप थोड़ा बड़ा नाम लेना चाहते हैं तो आप टीवीएस मोटर भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां अंदर बातें भी थी कि किस तरह से उनके ईवी बिजनेस को वैल्यूएशन मिलता है। ठीक है, तो ईवी के प्लेस कुछ और भी इंटरेस्टिंग है, उनको भी टटोलिएगा मैम, फिर डिसाइड करिएगा कौन से स्टॉक पे जाना है। शर्मिला ने कुछ ब्यूटीफुली स्टॉक्स हाईलाइट कर दिए। आखिरी सवाल ले लेता हूं क्विकली। समीरा मैम, अगला सवाल कौन सा एलआईसी के अलावा? जी, मेरा अगला सवाल होगा, लगभग 3 से 4 महीने पहले मैंने जोमेटो लिया था, 150 शेयर है मेरे पास एट द रेट ऑफ 71, लेकिन वो बहुत लॉस में जा रहा है फिलहाल। तो मुझे ये जानना है कि मैं एग्जिट कर दूं या स्टिल होल्ड करूं, कि आगे कुछ हो सकता है उसका। क्यों लिया था जोमेटो? तेजी आ रही थी उस टाइम में, ट्रेडिंग के लिए घुसे थे या लंबी अवधि के लिए मन बनाया था? लंबी के लिए बनाया जरूर था, लेकिन वो तो बहुत मुझे लगता है पीछे ही जा रहा है, तो आगे के कुछ आसार ही नजर नहीं आ रहे उसके। इस स्टॉक को लेकर वैसे हर लेवल पे उतना ही कंफ्यूजन रहता है, बुल्स और बियर्स उतने ही टसल करते हैं, हर भाव पे सबके पास अपने अपने लॉजिक हैं। हम सब सीख रहे हैं असल में शेयर बाजार में कैसे इन कंपनीज को एड्रेस किया जाए। लेकिन शर्मिला, एक्चुअली मैं 70 पे भी आर्ग्यू कर सकता हूँ जोमेटो की अट्रैक्टिवनेस के बारे में और इसके कितना महंगा है उसके बारे में भी, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैंने 70-71 पे लिया, आज 51 पे आके वापस खड़ा हो गया है। पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी अब इस कंपनी का मैनेजमेंट डिस्कस करने लगा है, तो हालांकि अभी आंकड़ों में दिख नहीं रहा है वो। पर एक और दिक्कत है मेरे लिए कि जोमेटो जैसी कंपनीज, न्यू एज कंपनीज के लिए फिर से वो फेड का हॉकिश होना क्वेश्चन मार्क दे देता है कि ये वापस मोमेंटम ले पाएंगे या फिर अटकेगा मामला। क्या करूं मैं? लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, 70-71 की खरीद है, रखे रहूं, कैसे अप्रोच करूं? अब निकालूं भी तो 20 रुपए का नुकसान हो जाएगा बैठे बैठे 3 महीने में। यस जितनी कॉन्फिडेंस के साथ में ये कह सके कि नहीं एलआईसी में आपको लॉस है, लेकिन आपको यहाँ से ऊपर का प्राइस मिल सकता है, I'm honestly I can't give the same amount of confidence for Zomato। हालांकि जोमेटो में भी जैसे कि आशीष कह रहे हैं अभी कि मैनेजमेंट ये बातें कर रही है कि उनका रिटर्न टू प्रॉफिटेबिलिटी, और उन्होंने कुछ पैरामीटर भी इस क्वार्टर में इस्तेमाल किया कि जिसका काफी मजाक भी उड़ाया गया सोशल मीडिया पर कि माइनस दिस हम एबिटा पॉजिटिव है, तो उस तरह की बातें कर रही है मैनेजमेंट। तो वंस अगेन आई थिंक कि नेगेटिव प्राइस इन है, बट एज आई सेड वेरी ऑनेस्टली मुझे लगता है कि आप एक आध और क्वार्टर रुके और देखिए कि किस तरह के नतीजे आए और उसके बाद एक कॉल लें, बिकॉज ऑनेस्टली ये जो न्यू एज बिजनेसेस है उनको हमने बहुत ऊपर के वैल्यूएशन दिए ये सोच के कि ये कंपनी में पॉसिबिलिटी है कि वो इसमें भी जा सकते, उसमें भी जा सकते, एंड वेरी ऑनेस्टली ये बहुत सारी चीजें हुई नहीं है जोमेटो के लिए, एंड वी सीन अ स्पेट ऑफ एग्जिट्स फ्रॉम द कंपनी एक्सेट्रा। व्हाइल देयर बेस बिजनेस अगर आप मुझे पूछेंगे तो आई यूज देयर ऐप एंड आई एम वेरी हैप्पी विद ऑर्डरिंग ऑन जोमेटो, लेकिन एज इन टर्म्स ऑफ ओनिंग अ बिजनेस वहां पर दिक्कत आती है। तो मेरे हिसाब से और एक आध क्वार्टर रुककर देखिए और उसके बाद तय करिए, लेकिन मेरे हिसाब से अभी के प्राइस में काफी नेगेटिव प्राइस है। ठीक बात। एक्स ऑफ ब्लिंकिट हम लोग एडजस्टेड इबिटा में पॉजिटिव होंगे ये कहा था इन्होंने, तो उसके बाद हाँ काफी मीम्स बने थे। एक आध क्वार्टर का समय दीजिए और उसमें क्लोजली वॉच आउट करिए क्या एडजस्टेड इबिटा एक्स ऑफ ब्लिंकिट भी पटरी पे आ रहा है, लग रहा है कि प्रॉफिटेबल होने की तरफ बढ़ रही है। अगर उसमें फिर क्वेश्चन मार्क उठेंगे तो निकलने के मौके ढूंढना है, फिर हमारे पास समय नहीं रहेगा, पता नहीं कितना समय देना पड़ जाए इस कंपनी को। इफ्स एंड बट्स है मैम, थोड़ा सा पेशेंटली रखना पड़ेगा, सारे नेगेटिव्स होपफुली प्राइस्ड इन है 50 के आसपास। चलिए इस नोट पे रश्मि मैम, समीरा मैम, अरुणा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। शर्मिला मैम आपका भी बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए थैंक यू सो मच। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। वीकनेस है भारतीय बाजारों में और ब्रॉडर मार्केट रख देता हूं आपकी स्क्रीन पे। खैर 3/4% के दबाव के साथ मिड कैप इंडेक्स इस समय ट्रेड कर रहा है और ब्रेथ
थोड़ी सी डिटोरिएटेड नजर आई, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन 3:4 का रेशो कर लीजिए। लेकिन वो दिक्कत ये है कि जो डिटोरिएशन है पिछले 15-20 मिनट आधे घंटे से बढ़ रहा है, तो इसको वॉच आउट करिए। देखिए ये दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ रही हैं। अभी तो खैर 3:4 का रेशियो है डिक्लाइंस के फेवर में, लेकिन इसको मैप करने की जरूरत पड़ेगी। नजर रखिएगा, ऐसे में मिड कैप सिचुएशन चल कर रहा है। ब्रेक के उस पार देखिए मिड कैप मंथ पे।